हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कीप द गेट क्लोज्ड, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड। क्या होगा? ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट पेयर। चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो देखिए, फिनोमेनन, इसका हो जाएगा प्लुरल फेनोमेना। ठीक है। उसके बाद है मेमोरेंडम, का हो जाएगा मेमोरेंडा। और फर्स्ट जो देख रहे हैं ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक है। तो दो का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। देखिए, जिमनेजियम, इसका प्लुरल होगा GYMANASIUMS। ठीक है, जिमनेजियम्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब स्टिक्स इन टाइम सेव्स डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, थ्री का राइट आंसर हो जाएगा, सही प्रोवर्ब्स होगा अ स्टिक ऑफ टाइम सेव्स 9। थ्री ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ काउंट। ठीक है। तो फोर का हो जाएगा आपको COUNTESS, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा COUNTESS। यह नाउन है। ठीक है। उसके बाद देखिए, BARON, बैरन, BARON, ये जो है मेल को दर्शाता है, वहीं BARONESS फीमेल को दर्शाती है। ठीक। उसके बाद देखिए WAITOR, ये जो है मेल को दर्शाता है, और वहीं जो है WAITRESS जो है फीमेल को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव की यदि बात करें, फाइव है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ ड्रेडफुल। तो देखिए, DREAD, ड्रेडफुल जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है? तो यह एडजेक्टिव है, और इसका अर्थ होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। ठीक है। भयानक और रुचिकर। क्या होता है? भयानक और रुचिकर। ठीक है। भयानक और रुचिकर। ठीक है। भयानक और रुचिकर हो जाए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइव का टू। अनप्लीजेंट। ठीक है। क्या होगा? अनप्लीजेंट। ठीक है। अनप्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनप्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है। सॉफ्ट, उसके बाद टेरिबल, शॉकिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स की यदि बात करें तो सिक्स है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अलर्ट। तो देखिए, अलर्ट की यदि बात करें तो अलर्ट एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है सतर्क। क्या होता है? सतर्क। ठीक है। सावधान, चौकस। तो इसका हो जाएगा आपको विजिलेंट। ठीक है। वॉचफुल, केयरफुल, और उसके बाद अटेंटिव। ठीक है। अटेंटिव हो जाएगा। तो इसका सेम मीनिंग कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा विजिलेंट, वॉचफुल, केयरफुल, और उसके बाद हो जाएगा आपको अटेंटिव। ठीक है। वाक्य में प्रयोग को यदि देखें तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा वी ऑल हैव टू स्टे अलर्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन की यदि बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको, कहता है कि a hater of woman is called। तो इसका राइट आंसर होगा थ्री ऑप्शन। क्या होगा? तो मिसोगैनिस्ट होगा। ठीक है। इसका मतलब होता है नारी मिसोगैनिस्ट, नारी द्वेषी। ठीक है। तो मिसोगैनिस्ट यानी नारी द्वेषी, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब बैरन देखिए, BARREN, बैरन मतलब होता है बंजर। अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑडियंस, AUDIENC, ऑडियंस का मतलब होता है
श्रोतागण क्या होता है? श्रोतागण। ऑडियंस मतलब श्रोतागण, ऑडियंस श्रोतागण, ऑडियंस श्रोतागण। एन असेंबली ऑफ लिस्टनर्स, ठीक है, ऑडियंस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही इज पुअर डॉट डॉट ही इज ऑनेस्ट, सप्लाई द करेक्ट कंजंक्शन। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा? ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो बट जो है दो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है, बिकॉज जो है कारण दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए ऑल दाउ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट येट ही इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अब देखिए 9 से 11 तक आ रहा है कि एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुने। गद्यांश है कि भारतीय हिंदू समाज में जितने पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें नवरात्र का विशिष्ट स्थान है। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। शक्ति ही विश्व का सृजन करती है, शक्ति ही उसका संचालन करती है, शक्ति ही उसका संहार करती है। नवरात्रि त्यौहार के आखिरी दिन विजयादशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने जो है रावण का वध किया था। गुजरात के बड़ोदरा में नवरात्रि उत्सव का सबसे भव्य और सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसमें त्यौहार के दौरान प्रतिदिन 4 से 5 लाख लोग गरबा खेलने या नृत्य के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। गरबा सिर्फ नृत्य के रूप में नहीं, इसी दिन प्रतियोगिता के रूप में भी जो है किया जाता है। उसी प्रकार भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं, जहाँ भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे सुख शांति की कामना करते हैं। कई जगहों पर पारंपरिक नृत्य गीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। 10वें दिन पश्चिम बंगाल में के लोग माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देते हैं। भारत के पश्चिमी राज्यों में नवरात्रि का एक अलग ही रंग दिखता है, जहाँ शाम के समय डांडिया खेलते हैं। अगर हम आसान शब्दों में नवरात्रि के महान पर्व का उल्लेख करें तो यह एक ऐसा मुख्य त्यौहार है जो भारत के हर कोने में मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है 9 कि किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा 2, पश्चिम बंगाल। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है? ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन शक्ति की उपासना का पर्व। तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है? तो 11 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन गरबा। तो देखिए उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार नवरात्रों में गरबा नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? 12 का फर्स्ट बहुत बड़ा जोखिम लेना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 है कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो 13 का होगा तीसरा ऑप्शन सेना, ठीक है। तो जिन शब्दों से समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, टोली, ठीक है, हिमालय। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अनाज जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14 कहता है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन धैर्य। देखिए धैर्य जो है ये आपको तद्भव नहीं है, ठीक है। इधर देखिए तत्सम, ठीक है, तत्सम, इधर देखेंगे तद्भव, ठीक है। तत्सम और तद्भव
जैसे देखिए धैर्य, धैर्य जो है ये क्या है, तो धैर्य जो है तत्सम है, इसका तद्भव होगा धीरज, धीरज। ठीक, उसके बाद देखिए साटिका, 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 तो साटिका तत्सम है, इसका तद्भव होगा धोती, क्या होगा, तो धोती हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण, दक्षिण जो है, दक्षिण ये तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा ये हो जाएगा दाहिना, दाहिना। ठीक है, धान्य, धान्य का जो तद्भव होगा ये होगा धान। ठीक है, क्या होगा, धान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। गायक गीत गा रहा है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको, देखिए 15 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी तात्कालिक वर्तमान। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापक जो है चलता रहता है। ठीक है, क्रिया का व्यापार चलता रहता है। जैसे उदाहरण, गायक गीत गा रहा है। ठीक है, गायक गीत गा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। असोच, असोच, तो देखिए अतालब सो अच्छो, तो असोच, अतालब सो ओकार अच्छो, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, अ तालब सवकार अच्छो, इसका मतलब होता है बिना सोच के, क्या होता है, बिना सोच के। अदंत सवकार अच्छो, इसका मतलब होता है अशुद्ध, क्या होता है, अशुद्ध होता है। असोच, इसका अर्थ होता है अशुद्ध। ठीक है, क्या होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अशुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 8 कोना में कौन सा समास है। 8 कोना में कौन सा है, तो द्विगु समास। तो देखिए जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाचक हो और द्वितीय पद संख्या पर हो। ठीक है, कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है। उदाहरण 8 कोना, ठीक है, पंचवटी, षट कोना और दोराहा पंचभुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। 18 है कि दिए गए शब्द का शब्द युग्म सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। संग, संघ, तो देखिए संग और संघ, इसका राइट आंसर होगा 2। दंत सौ प्रांसर गौ, संघ माने होता है 7, दंत सौ प्रांसर गौ मतलब होता है समिति, तो संघ मतलब 7, संघ मतलब समिति। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। तो 19 का होगा 2, निंदा, तो देखिए स्तुति का विलोम निंदा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो 20 का फर्स्ट, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो, तो 20 का होगा फर्स्ट। ठीक है, तो जहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या प्रधान वाक्य या उपवाक्य उपस्थित हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, कहता जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। 21 का होगा 3, अगम्य। जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द है अगम्य, क्या है, अगम्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, पर सर्ग के सहायक शब्द हैं जो। 22 का होगा फर्स्ट, पर सर्ग के सहायक शब्द, तो देखिए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो वह शब्द जो किसी शब्दों के बाद जोड़ा जाए उसे परसर्ग कहते हैं। परसर्ग के सहायक शब्द शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए जवानी जमा खर्च करना। ठीक है, जवानी
जबानी जमा खर्च करना, तो 23 का राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, यानी केवल बात और कुछ नहीं, केवल बात और कुछ नहीं। तो देखिए मुहावरा जमानी जमा खर्च करना अर्थ है केवल बात और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मैंने आम खाया है, वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? 24 का 3 और आसन्न भूत का। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पूर्व ही जो है पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैंने आम खाया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वो कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? 25 का 3, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। तो देखिए कर्तवाच्य वाक्य है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कर्मवाच्य वाक्य होगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ठीक है, तो प्रथम वाक्य जो है मुख्यमंत्री कर्ता पर बल दिया गया और दूसरे वाक्य में कर्म घोषणा पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 26 का होगा 3, वहाँ केवल 2 लोग थे। शुद्ध वाक्य होगा कि वहाँ केवल 2 लोग थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 27 है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? 27 का होगा तीसरा ऑप्शन, संप्रदान कारक। तो देखिए संप्रदान कारक, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। ईमान बगल में दबाना, ईमान बगल में दबाना। 28 का होगा राइट आंसर दूसरा ऑप्शन, बेईमानी करना। ठीक है, तो ईमान बगल में दबाना का अर्थ होता है बेईमानी करना। ठीक है, दुर्जन सेठ के बारे में सब जानते हैं कि वह कम तौलता है, सचमुच उसने ईमान बगल में दबा रखा है, ये मुहावरा का अर्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान दिया। तो 29 का होगा फर्स्ट आदेश, न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? स्वाधीनता का पर्यायवाची 30 का होगा 3, स्वतंत्रता। तो देखिए स्वाधीनता का पर्यायवाची स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 30 का जो है क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ही शोल्ड। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता सी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इनविटेशन, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी सी टोल्ड मी नोट टू बोदर सेंडिंग हर एन इनविटेशन। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है इम्पेरेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच सी टोल्ड मी नोट टू बोदर सेंडिंग हर एन इनविटेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, तो चूंकि ये निगेटिव में है, ठीक है, और इम्पेरेटिव के जो है डायरेक्ट स्पीच है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर तो इसका हो जाएगा सी टोल्ड मी नोट टू बोदर सेंडिंग हर एन इनविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है कि हु टाउट you French, which of the following is not the correct transformation of the above sentence into passive form? दो का राइट आंसर होगा 3, क्या होगा 3। तो हु टाउट, तो हु के जगह बाय हुम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय हुम। तो देखिए क्या होगा, बाय हुम
वर, यू के साथ वर, तो बाय हुम, उसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो बाय हुम वर, उसके बाद सब्जेक्ट बाय हुम वर वर, उसके बाद अब बाय हुम वर यू टाउट फ्रेंच हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न जो है सिंपल पास्ट के एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव हो जाएगा बाय हुम वर यू टाउट फ्रेंच होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रीएम्बल, PREAMBLE, प्रीएम्बल। तो देखिए यहाँ पे 3 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। एपिलॉग, तो देखिए प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है। प्रीएम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना और इसका एंटोनिम हो जाएगा एपिलॉग। एपिलॉग माने होता है उपसंहार, उपसंहार, क्या होता है उपसंहार, एपिलॉग मतलब उपसंहार, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है एक्सोर्डियम, एक्सोर्डियम का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है। एक्सोर्डियम माने प्रस्तावना। उसके बाद देखिए प्रोलेगो, उसके बाद है आपको PROLEGOMENON, ठीक है। तो देखिए प्रोलेगोमेनन, इसका अर्थ होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। और पोयम मतलब होता है कविता। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑल precautions must have been neglected for the plague spread rapidly। तो कहता है in the above sentence the word for is used as, तो for का होगा to, conjunction। for के बाद क्लाउज का प्रयोग होता, अगर for के बाद क्लाउज का प्रयोग होता, ठीक है, क्लाउज का प्रयोग, for के बाद क्लाउज का प्रयोग हो तो वह कंजंक्शन होता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ 4 के बाद देखिए क्लाउज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉक। देखिए व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ BULLOCK। तो देखिए 5 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। 5 का क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होने वाला है आपको फर्स्ट ऑप्शन, यानी HEIFER, हेफर। तो देखिए हेफर ये जो है नाउन है, हेफर क्या है, तो आपको हेफर जो है नाउन है, ठीक है। तो हो जाएगा ए हेफर इज़ अ यंग काउ, ठीक है, स्पेशली वन डैट हैज़ नॉट येट टू गिवन बर्थ टू अ काल्फ, ठीक है। टाइगर जो है मेल है, टाइग्रेस फीमेल होता है, फॉक्स मेल और विक्सन फीमेल होता है, म्यूल माने खच्चर होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 कहता है चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड, ठीक है, अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो 6 का देखें, 6 का राइट आंसर होगा 3, सॉफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, सॉफ्ट, ठीक है। तो सॉलिड का जो अपोजिट हो जाएगा ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है खतरनाक, खतरनाक, ठीक है, डेंजरस खतरनाक। उसके बाद देखिए थ्रेटनिंग हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड जो है एडजेक्टिव है इसका होता है कठोर एवं दृढ़, हार्ड एंड फिर्म। सॉफ्ट एडजेक्टिव इसका होगा मुलायम, नोट हार्ड और फिर्म। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग। तो 7 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मोबाइल। क्या होगा, मूविंग का मोबाइल हो जाएगा। मूविंग नाउन है, मूविंग क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है मोर, क्या होता है, मोर हो जाता है। टर्न कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं, जंक्शन। और देखिए तो मूविंग जो है, मूविंग की यदि बात करें तो एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है जो है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा, मोबाइल यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए अब जो है 8 है कि डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो 8 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब सप्लाई करेक्ट कंजंक्शन। तो यहाँ हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है।
तो देखिए अनलेस मतलब है यदि डॉट 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 नहीं, यदि डॉट 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 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है कंडीशनल, यानी कंडीशनल जो है अनलेस और प्रेजेंट क्या होगा, अनलेस और प्रेजेंट। अब देखिए अनटिल मतलब होता है जब तक, निर्दिष्ट समय तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 से 11 तक आता है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने आनंद कादम्बिनी में दृश्य रूपक एवं नाटक शीर्षक से लेखमाल प्रकाशित की, किंतु उनका यह निबंध भारतेंदु के निबंध की तरह व्यापक और समावेशी न था। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विपुल रूप से होने लगा था और साहित्य पत्रिकाएं हिंदी जगत को खूब समृद्ध कर रही थी। आलोचना के पहले चरण का विकास पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली पुस्तक, समीक्षा और निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को जो है समालोचन शीर्षक से अभिहित किया है, जिसका उद्देश्य था कि गुण दोष का विवेचन। इस युग की प्रमुख पत्रिकाओं में भारतेंदु के संपादन में कवि वचन सुधा 1868 और जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका जो 1873 में समीक्षा के स्तंभ रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बाल कृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप जो 1877, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण 1883 और प्रेम घन की आनंद कादम्बिनी 1881 थी। इसी समय श्रीनिवास का नाटक संयोगिता जो है स्वयंवर 1886 ईस्वी में जो है प्रकाश में आया। बालकृष्ण भट्ट और प्रेम घन ने इस नाटक की समीक्षा की। भट्ट जी के समालोचना का शीर्षक था सच्ची समालोचना। भट्ट जी ने इस नाटक के ऐतिहासिक पड़ताल की है। क्वेश्चन नंबर 9 है अभिहित का अर्थ है, तो अभिहित का अर्थ है दो उल्लिखित। क्या उल्लिखित? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है गद्यांश में उल्लिखित युग की आलोचना का उद्देश्य करे, तो 10 का राइट आंसर होगा 2 गुण दोष का विवेचन, ठीक है। क्या है? गुण दोष का विवेचन। क्वेश्चन नंबर 11 भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की है? 11 का होगा 3 संयोगिता स्वयंवर। तो देखिए भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 12 का राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन लटानुप्रास अलंकार। तो लटानुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। तो ये हो जाएगा लटानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लौकिक का अर्थ क्या है? 13 का होगा तीसरा ऑप्शन कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या होता है? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14। देखिए 14 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। 14 का होगा तीसरा मुझे देखा और चोर भाग गए, ठीक है, मुझे देखा और चोर भाग गए, मुझे देखा और चोर भाग गए। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और देखिए जब चोर ने देखा तो भाग गए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? 15 का होगा 3 कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के होने के समय का बोध होता है। उदाहरण आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16
देखिए 16 है, यथा समय शब्द में कौन सा समास? 16 का होगा 3, क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद का अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण, यथा समय भरपेट आजन। ठीक है, यथा समय भरपेट आजन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती। इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए 17 का होगा फर्स्ट, छेकानुप्रास अलंकार। क्या है? छेकानुप्रास अलंकार। तो देखिए छेकानुप्रास अलंकार जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः एवं क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती। इसमें क्या है? तो छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 की यदि बात किया जाए तो 18 है कि प्राकथन शब्द का कौन सा उपसर्ग है? प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 18 का होगा 3, प्राक। तो देखिए प्राक उपसर्ग से बने शब्द है प्राकथन, प्राकलन, प्रवतन। ठीक है, प्राक्तन, प्राकृत, प्रागवैदिक और प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 19 का होगा 3, सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्योदय में गुण संधि है। ठीक है, इसमें जो है औ जोड़ उ बराबर ओ का नियम है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित प्रथम में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 20, तो 20 का यदि देखें तो ऑप्शन देखिए, 20 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, उपेक्षित होना। ठीक है, 20 का होगा कि मुहावरा चित्त से उतरना, अर्थ है उपेक्षित होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग, मोहन ने अपनी झगड़ालू पत्नी को चित्त से उतार दिया। 21 नंबर 21 है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? 21 का फर्स्ट, अविभाज्य। ठीक है, क्या होगा? अविभाज्य होगा। ठीक है, तो जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 है कि इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 22 का फर्स्ट, रोज। ठीक है, तो देखिए शब्द और पर्यायवाची, जैसे किरण का होता है रश्मि। ठीक है, किरण का रश्मि, अंशु, उसके बाद होगा केतु, और रोज का हो जाएगा वैर, विरोध, दुश्मनी। ठीक है, नेक्स्ट कहता जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो इसका होगा दूसरा ऑप्शन, श्रृंगार रस। तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ होता है श्रृंगार रस। इसका स्थानीय भाव रति है। उदाहरण, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। क्वेश्चन नंबर 24 कहता कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 24 का फर्स्ट, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? तो वे अविकारी शब्द जिनमें किसी क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कभी कभी, कल, परसों, साल भर आदि। उदाहरण, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? 25 का होगा 3, खत्र। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप है खत्री। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 की यदि बात करें, 26 है कि मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है? 26 का फर्स्ट, री। तो देखिए मूर्धन्य हर्ष स्वर, मूर्धन्य स्वर जो जीभ द्वारा जो है वर्तस्य, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य हर्ष स्वर री। क्वेश्चन पर देखिए 27
कहता है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का जो है विशेषण होता है? 27 का फर्स्ट संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? 28 का होगा फर्स्ट छल। तो देखिए, छल कनक का अर्थ होता है खजूर, सोना, धतूरा। छल का ठगी, धोखा, कपट। ठीक है, छल का क्या होगा? ठगी, धोखा, कपट। तो कनक शब्द का अर्थ नहीं है छल। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, किस प्रकार का जो है प्रकार का वाक्य है? तो 29 का होगा तीसरा निषेधवाचक वाक्य। तो एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में प्रायः न, नहीं या मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है कि 80 की आमद 90 खर्च। इसे लोकहित का अर्थ है 80 की आमद 90 खर्च। इसका राइट आंसर होगा आपको 3 ऑप्शन, यानी आय से अधिक खर्च। क्या होगा? आय से अधिक खर्च हो जाएगा। ठीक है, आय से अधिक खर्च को क्या कहते हैं? आय से अधिक खर्च को कहते हैं कि जो है 80 की आमद 90 का खर्च। 80 की आमद 90 का खर्च। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेस जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस से। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। वी डॉट देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसको देखिए फटाफट करने वाले हैं। 2 ऑप्शन, यानी हैव बीन, एक्सपेक्टिंग। तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, अतः रिक्त स्थान में हैव बीन, एक्सपेक्टिंग का प्रयोग जो है होगा। क्या होगा आपको? वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता है ही सेड टू मी गो होम। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस करेक्टली एक्सप्रेस द एबव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच? तो 2 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी हेल टोल्ड मी टू गो होम। देखिए, ही सेड टू मी गो होम तो होगा ही टोल्ड मी टू गो होम। ठीक है, ही सेड टू मी गो होम तो होगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड को आके 2 में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी टू गो होम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको तीसरा 2 का होगा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता सेलेक्ट द वर्ड विच इज closest to the opposite in meaning of the underlined word in the flowing sentence। कहता है obscured, OBSCURED। ठीक है, तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा OBSCURED का प्रयोग जो है अस्पष्ट करने के अर्थ में किया गया है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड यानी तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? क्लैरिफाइड यानी तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, और इलिस्ट्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, एग्जिबिट माने होता है दर्शाना, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4 शन द डेंजरस पाथ, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द एबव सेंटेंस? 4 का होगा 2, लेट द डेंजरस पाथ ही शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म, यानी शन द डेंजरस पाथ का होगा लेट द डेंजरस पाथ बी शंड। ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कि शन द डेंजरस पाथ, शन द डेंजरस पाथ, तो ये होगा लेट द डेंजरस पाथ बी शंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 की यदि बात करें तो 5 है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ माइटी, MIGHTY। तो देखिए, माइटी जो है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है महाबली, पराक्रमी। ठीक है, महाबली, पराक्रमी। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा दो, पावरफुल। क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन ऑफ वॉर इज, तो 6 का राइट आंसर होगा दो, यानी मैन ऑफ वॉर। ठीक है, मैन ऑफ वॉर का प्लूरल हो जाएगा मैन ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 7 का था अ डिजीज डेट स्प्रेड्स बाय कनेक्ट इज कॉल्ड, तो 7 का होगा 3, कंट्राजियस। ठीक है, क्या होगा? कंटाजियस। ठीक है, तो 7 का देखिए। और इनक्रूरेबल मतलब होता है इनक्रूरेबल यानी असाध्य होता है। उसके बाद है इनफेक्टियस मतलब होता है इन्फेक्टियस यानी संक्रामक। और फेटल मतलब होता है घातक। ठीक है, कॉन्टेजियस मतलब होता है स्पर्श संचारी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता रवि डॉट 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 लिविंग हेयर फॉर 6 months सप्लाई करेक्ट जो है टेंस फॉर्म, तो 8 का राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन हैज़ बीन, तो होगा रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन। अब देखिए, कहता 9 से 11 तक पैसेज दे दिया गया है कि साहित्य में मानवीय संदेशों संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है। धर्म नैतिक मूल्यों की परीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के अनुरूप पात्रों के चरित्र का वर्णन निर्माण होता है। कथानक चाहे कि कहीं से भी लिया गया क्यों न हो, परंतु उसका केंद्र बिंदु जो है वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिकता के मानदंड के रूप में स्थापित है। यदि मानव समाज ने इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बिरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी भी आवश्यक माना गया है। एक रूपता समस्त साहित्य में अंतर वाहिनी के रूप में परिलक्षित जो है होती है। अब देखिए यहाँ से 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता प्रतिपादन का अर्थ होता है, तो 9 का प्रतिपादन का अर्थ होता है निरूपण। प्रतिपादन का अर्थ होता है निरूपण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है अवहेलना। अवहेलना का अर्थ, तो 10 का होगा फर्स्ट तिरस्कार। अवहेलना का अर्थ होता है तिरस्कार। 11 नंबर देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो 11 का होगा 2, क्या होगा? साहित्य और मूल्य। ठीक है, तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा साहित्य और मूल्य। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो 12 का होगा 2, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण यह घर मेरा है, सर्वनामिक। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय वाक्य है, तो देखिए 13 का होगा 3, प्रशासनिक नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंट्रोल का अर्थ होता है हिंदी प्रशासनिक नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासनिक। ठीक है, एक्शन कार्रवाई। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी माने प्रशासनिक योग्यता। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेनियंस इसका अर्थ होता है आपको प्रशासनिक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कृपया मेरी थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण, 14 का फर्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि सौदेश्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 15 का होगा 3, सौ जोड़ उद्देश्य। क्या होगा? सौ जोड़ उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 16 है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दूसरा ईमा, दीर्घ हर्ष ई अम्मा। ठीक है, हर्ष ई माँ कर्मा। ठीक है, तो नीलिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 17 सरकार के अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, 17 का 3 यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सरकार ने अंशतः परिपूर्ति की है, परिमाणवाचक। नेक्स्ट 18 निम्नलिखित में वाक्यों में से मिश्र वाक्य 18 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन, राम ने जो कार खरीदी है वह पुरानी है। 19 नंबर कहता जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द जो न जाना गया हो, फर्स्ट ऑप्शन अज्ञात। ठीक है, क्या होगा? अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 20
मुख्यतार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है। 20 का होगा फर्स्ट लक्षण, क्या कहलाती है, लक्षणा। 21 है कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। 21 का होगा राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 ऑप्शन, क्या होगा 21 का 4। देखिए 21 का हो जाएगा 4 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 तो देखिए क्रिया का वह सब जिसे क्रिया का संबंध, इसका पद परिचय निम्न है, जैसे क्रिया का प्रकार, वच, पुरुष, लिंग, वचन काल। क्वेश्चन नंबर 22 इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है। 22 का होगा तीसरा निगोर। ठीक है, निगोर जो है हिंदी उपसर्ग नी से बना है, जबकि कम सीन में कम से कम में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नीचे दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। 23 का होगा दूसरा संदेहार्थक। ठीक है, संदेहार्थक। संदेहार्थक वृत्ति वाले वाक्य हैं कि जिनमें संदेह के साथ साथ बात की जाती है। उदाहरण, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। 24 कहता नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। 24 का होगा आपको दूसरा ऑप्शन, 24 का दो स्पिनगार्ड। ठीक है, स्पिनगार्ड। तो देखिए नई समीक्षा 24 नई समीक्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है पश्चिमी चिंतक स्पिनगार्ड द्वारा किया गया। 25 नंबर इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है। 25 का दो अनल। तो देखिए आग का पर्यायवाची वायु का पर्यायवाची अनिल है। संताप का होगा दुख, परिताप का होगा भय। क्वेश्चन नंबर 26 इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है। तो 26 का होगा 4 ऑप्शन, 26 का होगा आपको 4 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध दर्शाने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसका, जैसे, जो कि, जो, सो, जितना, उतना आदि। ठीक है, जो सोता है वो, जो सोता है सो खोता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। 27 जो धनिया 9 स्वर है 9 व्यंजन है उन्हें कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण जो है जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग जो है अयोगवाह है, अंग। तो जो ध्वनियाँ 9 स्वर है 9 व्यंजन है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण। 28 का हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो विशाल जो है क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था। 29 का फर्स्ट श्याम सुंदर दास ने। किसने दिया था, श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए विकल्प सुझाए थे। ठीक है, इसमें पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर देखिए, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। 30 का होगा फर्स्ट अप्रत्याशित। क्या होगा, अप्रत्याशित। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।